Welcome once again, dear friends. And as you know, day before yesterday, the economic survey was published and it was circulated in the market. Or we tried to express something on the economic survey. And yesterday, one video I made, and today, the newspaper has published with everything in a graphical way. So it is a very easy. As you know, that the presentation of data is an important part of the presentation of data. Class 11th students have to study, and this type of graphs are also asked in the board examination. This type of graphs, this one, and this one, all these types of graphs are asked, bar diagrams and all. So this is the presentation of economic survey in the graphical mode. So let us explore this, and before coming to exploring this, I would like to highlight this some of the headings which is flashed in the newspaper. So the progress made but skills gap, agri challenges on road to 47, high value produce key to booster farm incomes. अगर आप चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इनकम को बढ़ाया जाए तो उस तरह की चीज़ों को प्रोडक्शन करना होगा जिससे एग्रीकल्चर को, किसानों को फ़ायदा हो, जिसकी वैल्यू हाई हो, उसी से उनको फ़ायदा हो. ग्लोबल टेंशंस कुड लिमिट स्कोप ऑफ ट्रेड रीबाउंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट शेयर. ओके, सर्वे अंडरस्कोर्स डेंजर्स ऑफ AI फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसकी आजकल बहुत डिमांड है हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात. आजकल बच्चे होमवर्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से करने लगे हैं. उसके बाद है कोल टू ऑक्यूपाई द सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियाज एनर्जी बास्केट एंड ग्लोबल अप्रोच टू डील विद द क्लाइमेट चेंज फ्लड एंड चाइना फोकस इम्पोर्ट्स सप्लाई चेन प्लान की. चाइना फोकस इम्पोर्ट्स सप्लाई चेन प्लान की. ओके, इसके बाद आता है व्हाट इज सर्विसेज ऑन एनवायरनमेंट. ये है चीप सस्टेनेबल होम्स मस्ट एमिड डिमांड बूम. चीप एंड सस्टेनेबल होम्स मस्ट एमिड डिमांड बूम. ओके, इसको भी थोड़ा रीड आउट करूँगा मैं. रिटेल इन्वेस्टर्स मस्ट एक्सरसाइज कॉशन सर्वे. ओके, बहुत ध्यान देने की जरूरत है. रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एज मार्केट बूम. ओके, अब इस पूरे को मैं वन बाय वन रीड आउट करूँगा, पढ़ने का प्रयास करूँगा. तो सबसे पहले मैं जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, उसको मैं पढ़ता हूँ. इन्फ्लेशन, एज यू नो दिस कॉमन लैंग्वेज वी से महंगाई, प्राइस राइज, एंड व्हेन मनी सप्लाई इज मोर इन इकोनॉमी compared to availability of goods, then our demand increases. It's you can say that excess demand condition is there in the economy in the Keynes के शब्दों में, in Keynes words. So इन्फ्लेशन की जो स्थिति है उसको हम जरा ईयर वाइज देखने का प्रयास करते हैं. 2019-20 का हम डेटा देखें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो बेस पर हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स 2019 में देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब भी हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो ये इंडेक्स ज़रूर बनाना चाहिए जहाँ पर एक कलर अलग अलग कलर से, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट. तो आप ये देखिए 2019-20 में WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.7% देख लीजिए. इसके बाद उसमें डिक्लाइन होता है 2020-21 में, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स डाउन होता है. अब ये काल समय कौन सा है, ये कोविड का समय है, और कोविड के समय में इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाउन होता है. फिर इसके बाद जो है 2020-21 से ये पीक होता है और 13% हाईएस्ट पहुंच गया ये 2021-22 में होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये देखिए कितना बढ़ गया ये हाई 13%. इसके बाद फिर अगेन वो 2022-23 में इसका डिक्लाइन होता है और ये लोएस्ट, मतलब ये जो बेस लाइन था उससे नीचे आ जाता है, 0% नीचे आता है, -0.7% 2023-24. ठीक है. इसके बाद हम जब CPI को देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, तो 4.8%, मॉडेस्ट ग्रोथ होना चाहिए 6.2%, फिर बढ़ा, फिर इसमें डिक्लाइन होता है. इसके बाद फर्दर इसमें राइज होता है
22-23 में, और 23-24 23-24 में 5.4%। तो ये इन्फ्लेशन का जो पैरामीटर यहाँ पर, इसका इन्फ्लेशन ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी के जो स्थिति है इसको जांचने के लिए, परखने के लिए ये सब सारे पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। अगर आप हम 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को ध्यान दें, उस समय भारत के पास जो कहा जाता है कि 2 सप्ताह से अधिक का पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। उस समय जो पैरामीटर्स थे, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा था, और फिजिकल डेफिसिट्स लगभग 8.9%, 8% के आसपास था। जीडीपी ग्रोथ की स्थिति खराब ही थी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन, ये हर सारे पैरामीटर्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की चर्चा भी हम जस्ट किए कि 2 सप्ताह के आसपास का था मात्र। तो अब हम आते हैं फिजिकल डेफिसिट्स को। फिजिकल डेफिसिट्स का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं, बोरोइंग को छोड़कर, तो वो फिजिकल डेफिसिट बनता है। तो फिजिकल डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी भी देश के इकोनॉमी के स्थिति को जानने के लिए। तो हम यहाँ फिजिकल डेफिसिट्स को देखें तो फिजिकल डेफिसिट 2019-20 से लिया गया परसेंटेज ऑफ जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इसको लिया गया है। तो 2019-20 4.6% ऑफ जीडीपी ये हमारा फिजिकल डेफिसिट था, जो कि ज़्यादा ही है। और ये जब 1991 से तुलना करें तो कम ही है, लेकिन ये कोविड का काल शुरू हो गया था और 4.6%। गवर्नमेंट का टारगेट था 3% तक लाने का, लेकिन तो गवर्नमेंट 3% तक नहीं ला पाई थी। 4% के अप्रोच में वो आई थी, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास वो आई थी, 3% तक नहीं ला पाई थी, और इमीडिएटली बीच में उनकी डेथ हो गई। 2020-21 में देखें तो 9.2, इट्स हाई था। 1991 के बाद से हाईएस्ट है ये जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट का राइज, 9.2। इसके बाद 2021 फिर अगेन गवर्नमेंट ने फिजिकल मैनेजमेंट किया और इसको 6.7 पर लाए। इसके बाद क्रम से ये घटता ही गया है। 23-24 में प्रोविजनल है एक्चुअली, बट 5.9, इससे तो निश्चित रूप से कम होगा, बट स्टिल इट इज़ मोर। अगर हम 4.6 कोई भी बेस मान लें तो ये ज़्यादा है। हालांकि इसको और भी कम करने की ज़रूरत है फिजिकल डेफिसिट। ये अभी भी स्टेट ऑफ इकोनॉमी को अच्छा नहीं माना जाएगा, बट ये है कि 9.2 से अगर हम देखें तो लगातार ये कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड को सूचित करता है। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी हम जानते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज हमेशा ध्यान रखेंगे कि फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज का जो हम प्रोडक्शन करते हैं एक साल में, अकाउंटिंग ईयर में जो होता है, हमारे यहाँ अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो हम इसको देखते हैं तो 2019-20 से ही कोविड के बाद के पीरियड को इन लोगों ने आधार माना है। तो 3.9% ये जीडीपी ग्रोथ, जो कि अच्छा नहीं है, बुरा है। अच्छा क्या बुरा है? 2021 में बिल्कुल नेगेटिव चला गया, -5.8। इसके बाद अगेन ये राइज हुआ 9.7, और इस समय इंडिया को कहा जाने लगा कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंडिया बिकेम द रे ऑफ होप फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो 9.7% अगेन, तो 2022-23 में 7%, और अगेन 23-24 में 8.2% का एक अनुमान है। अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग दिया है, और फिलहाल ये इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, तो 8.2%। अब आते हैं सर्विसेज सेक्टर की हम बात करते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सर्विसेज सेक्टर में 1920 में 6.4% ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है। 2029 में ये -8.3 चला गया था। 21-22 में 9.18, 22-23 में 10.01। ये राइज ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ से इसने जंप किया है, इतना मतलब इतना प्लस हुआ है, इतने माइनस है, तो 9.70% का ग्रोथ लगभग आप देख सकते हैं अगर यहाँ से इसको जोड़ने का प्रयास करें तो। और 22-23 में कंटिन्यू रहा एफर्ट, लेकिन अगेन 23-24 में ये डिक्लाइन हुआ, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा सर्विसेज सेक्टर के लिए। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी देखते हैं। 1992 में जानते हैं जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए थे। ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज फॉर्म में लिया गया है। हम जानते हैं कि जीडीपी को मेजर करने के 3 तरीके हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है, एक फैक्टर हमारा इनकम मेथड है। तो यहाँ पर -1.4% 1920 में, और -0.44 2021 में दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये जंप मारा है। जंप इसलिए हुआ है कि इसके बाद जो सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, ये जो फाइनेंशियल आरबीआई की तरफ से जो
जो मतलब छूट दी गई कुछ सेक्टर्स को, जो बढ़ावा देने के लिए, से हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का मतलब है कि जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाउस होम लोन रेपो रेट वगैरह के माध्यम से होम लोन को सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से ईएमआई वगैरह पर कम पड़ेगा। लोग हाउस की डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब हाउस की डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? सीमेंट इंडस्ट्री को होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को होता है, लेबर्स को रोज़गार मिलता है, तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। और जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हाउस को, ब्रिक वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उन सबको बूस्ट मिलता है। तो ये सरकार के इस प्रयास को से सफलता भी मिली। और डियर फ्रेंड्स, इससे पहले क्या हुआ था कि ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे, जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने एक्सप्लेन किया था। बीच में एक कॉल आ जाने की वजह से मेरा ये बीच में रुक गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ GVA एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, जैसा कि जानते हैं कि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं तो GDP को जब मेजर करते हैं, GDP मेजरमेंट के 3 तरीके हैं। एक तो है वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद एक एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा इनकम मेथड। तो 3 मेथड्स हैं। तो GVA पर ये बात की जा रही है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो हम ये देखते हैं कि 2019-20 2019-20 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ निगेटिव हो गया था। अच्छा, निगेटिव होने की वजह थी वो पहली बात कि जो हमारा कोविड था उसके बाद इसका इम्पैक्ट। लेकिन 2020-21 में रिकवरी का प्रयास किया गया और वो -1.4 से -0.44 रहा। लेकिन अगेन गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे मेजर्स लिए, जो बहुत सारे पैकेजेस दिए गए इंडस्ट्रीज़ को, जो टैक्स हॉलीडेज दिया गया इसके बहुत सारे सेक्टर्स को, फिर RBI ने बहुत सारा मॉनेटरी मेजर्स लिए, फिजिकल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के माध्यम से लिए। तो गवर्नमेंट के जो RBI के जो मेजर्स थे, जो मुझे इसमें याद भी आ रहा है कि वो RBI ने रेपो रेट वगैरह में कमी की थी, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला उससे। और हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने की वजह से क्या फ़ायदा क्या हुआ, हाउस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें यूज होते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ब्रिक्स इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी यूज होती हैं, उन सारे सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ। एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ी, लेबर इस समय इस दौरान गवर्नमेंट ने, पूरे कोविड काल के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया। जो रोड का जो रिवोल्यूशन, जो रोड मैन ऑफ इंडिया जिनको गडकरी जी को जो कहा जाने लगा, ये कोविड का ही समय था जिन्होंने बहुत सारा, और सच माना जाए तो इसमें मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है। तो 21-22 में देखिए 12.24% बढ़ गया, जस्ट कोविड के बाद का जो समय था। इसके बाद अगेन इसे फॉल दिखाया था 22-23 में, और फिर अगेन 23-24 में ये पॉजिटिव साइन के साथ ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके ये जो डाउनफॉल हुआ ये निगेटिव साइड इसको माना जाएगा। इसके बाद आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी देश के इकोनॉमिक जो हेल्थ है उसको समझने का एक आसान तरीका है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर फोकस करें। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझें कि एक व्यक्ति जब सैलरी पाता है तो सैलरी महीने के अंत तक जाते जाते उसके पास पैसा कितना कम बचता है कि वो घर के हाउस होल्ड के बहुत सारे सामान को इग्नोर करता है और पोस्टपोन करता है उसको। तो वो जो इसलिए ऐसा होता है कि उसके पास इनकम कम है। तो उसी तरह देश के लिए भी ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने नीड्स को बाहर से के देशों से पूरा करते हैं। क्योंकि हमको किसी भी देश से अगर हमको परचेज करना है तो हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस इन्हीं बातों से समझ सकते हैं। देन 2019-20 इट वाज 476 बिलियन $, ठीक है। और फिर अगेन 2021 में 579 बढ़ता ही जा रहा है। 21-22 618, अगेन देयर इज अ डाउनफॉल इन 2022-23 578 आता है। अगेन 2023-24 जो है 646 बिलियन $, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। और ये हमारे एक साउंड इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। जब आपको याद हो कि जब 1998 में इंडिया ने
पोखरण में एटॉमिक एक्सप्लोजन जो किया था, जो टेस्ट किया था, उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था बहुत सारे देश से व्यापार और बहुत सारी चीज़ों पर जो छूटें मिलती थी, वो सब सारी चीज़ें रोक दी गई। हमारे स्पेस के प्रोग्राम को, एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम को, बहुत सारे इस पर रिकॉर्डें आई थी। तो वैसे समय में जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम था, तो हमारे लिए क्राइसिस, अमेरिका सोचता था कि हम इस पर इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे, बट दैट टाइम एनआरआईज दे सेंड रेमिटेंसेज एंड ऑल, एंड इंडिया वाज एबल टू मैनेज। और भी बहुत सारे तरीके अपनाए गए जिससे मैनेज किया जा सके। भारत की जो फ्रेंडशिप है, फॉरेन जो रिलेशंस हैं, रसिया है, ये सब, इससे बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब आते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज ग्रोथ को हमने देख लिया। अब आते हैं एग्रीकल्चर के एलाइड एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ भी हम ग्रॉस वैल्यू एडेड पे ही इसको मेजर कर रहे हैं। तो बेसिक प्राइसेस, ग्रोथ रेट ऑफ GVA एट बेसिक प्राइसेस। तो जो हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक तो मार्केट प्राइसेस के ऊपर नॉमिनल जो करंट ईयर के जो प्राइसेस होते हैं उस पर करते हैं, और बेस ईयर के प्राइसेस, 2 बेस पर हम करते हैं। तो करंट ईयर का प्राइसेस और बेस ईयर का नॉमिनल, जिसे GDP कहते हैं, और बेस ईयर का के प्राइस पर जो GDP होता है उसको रियल GDP कहते हैं। तो ये हम 2019-20 में अगर हम देखें तो 6.16% है ये। इसके बाद 2020-21 में अगेन इट्स अ डिक्लाइन 4.01, 21-22 स्लाइट राइज 4.62, एंड अगेन there is a it is again jump 22-23 4.7, and it's less huge decline 1.44% DVA into 23-24। तो ये एक निगेटिव साइन है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में जो ग्रोथ, अब एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। और एग्रीकल्चर में पढ़ रहा था कि अगर वास्तव में आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ करें, तो निश्चित रूप से मान के चलना होगा कि हाई वैल्यू जो प्रोड्यूस हैं उस पर फोकस करना होगा। फार्मर्स को ऐसी चीज़ें को ग्रो करने की ज़रूरत है जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप पर ही फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट जिन चीज़ों का हो रहा है उस तरह की चीज़ों को, प्रोडक्ट्स जिसके डिमांड को समझें, तो हाई वैल्यू, कुल मिला के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उन पर फोकस करना होगा। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जानते हैं कि रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जाए। और अभी देखा होगा कि आपने किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों की जो डिमांड थी, उसमें MSP वगैरह की जो डिमांड थी, तो गवर्नमेंट का यही है कि वैसे किसानों को दिया जाए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब हैं, न कि सब्सिडी का फ़ायदा सारे किसानों को मिले। तो सब्सिडी एक बहुत बड़ा इशू है। सब्सिडी दी जाए, नहीं दी जाए, सब्सिडी अच्छी है, बुरा है, दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और मेरा मानना है कि सब्सिडी को जारी रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट सब्सिडी मस्ट बी गिवन टू द पीपल हु रियली रिक्वायर्ड इट। एक्चुअली द रिच फार्मर्स शुड बी डिबार्ड and poor farmers must be given the subsidy. That's what my point is. So here revenue expenditure अगर हम देखें तो 2019-20 23.5 लाख करोड़ है यहाँ पर 19-20 में। इसके बाद जंप आता है इसमें इस गजब का स्प्रिंट अप देखने को मिलता है। 2021 में 30.8 लाख करोड़, 21-22 में 32, 22-23 में 34.5 एंड 23-24 में अगेन 34.9। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा जाता है। अगर हम ये देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो टोटल जब एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला के टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। तो हम गवर्नमेंट, मतलब अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो बहुत बुरा नहीं, उसको बुरा नहीं माना जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स का क्रिएशन करता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर्टनली इट इज़ नॉट creating a kind of assets, so it is every government wants to minimize it। जैसे सैलरी है, सैलरी के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो 34.9% is a huge burden for the government point of view. Now capex doubled in 4 years।
Capital expenditure, capex doubled in 4 years up to 2019 20 3.4, 2021 4.3, 21-22 5.9, 22-23 7.4 and 23-24 it's a 9.5 lakhs crore. सो इट्स अ कंटिन्यूस, जैसा कि हेडिंग में लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल्ड इन 4 years। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल होने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर में किन चीज़ों को रखा जाता है, इसको समझने की जरूरत है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट एसेट्स, ठीक है। ये एसेट्स को क्रिएट करते हैं। तो जो एसेट्स क्रिएट करने वाला जो सिस्टम है, मतलब कि आप रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, जो कि इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के नीड्स को पूरा करता है। और इसके और दूसरे प्रभाव हैं, स्प्रेड आउट इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्च करने से। अब आते हैं बियॉन्ड टैक्स कलेक्शंस। तो एक वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड, यहाँ पर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा था, उसमें एक चीज़ पॉइंट हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एसेट्स बढ़ाता है और लायबिलिटीज़ रिड्यूस, विच एसेट्स हमारा एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटीज़ घटती है। अब बियॉन्ड टैक्स कलेक्शन, अब टैक्स कलेक्शन में जो उछाल आया है, ब्यानसी लॉ ऑफ ब्यानसी आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था, तो ये इसमें जो उछाल है उसको देखते हैं। तो जीएसटी में कंटिन्यूसली 2019-20 से अब देखिए तो पहले 5.5 डाउन हुआ था, जिसके बाद लगातार उछाल हुआ 9.6 ज़्यादा कलेक्ट होना। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मेरा मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा कलेक्ट होना ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मैं नहीं इसको मानता। हाँ, टैक्स आया, पैसा आया, बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक हिडन बर्डन माना जाता है। तो लेकिन इन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे, जो सेलर्स हैं उनसे लिया जाता है, क्योंकि वो शिफ्ट कर देते हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर तो टैक्स देता ही है, प्लस जो टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से जो टैक्स उसके ऊपर बर्डन पड़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बंदे बेगर्स आर पेइंग टैक्सेस इन इंडिया। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू GTR, जिसकी चर्चा हम 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसको GTR की चर्चा हुई थी। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखिए हमारा अमाउंट जो है 20.1 1920 में था, और ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है, 34.4 लाख करोड़ हो गया है। तो ये टैक्स कलेक्शन में है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में अगर हमारा डायरेक्ट टैक्सेस से आता है तो ये हमारे लिए ठीक है कि लोग पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ने की वजह से अगर इसमें आ रहा है तो इसमें ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमाउंट को घटाना चाहिए। और अब ये है हाइलाइट्स ऑफ द सर्वे के क्या क्या हाइलाइट्स थे, इसको अब इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाइलाइट्स ऑफ द सर्वे क्या हाइलाइट्स थे, क्योंकि बहुत लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, बट विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, जो जस्ट गो थ्रू दिस, क्योंकि ये पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर है, इसमें बहुत एक्सपर्ट्स के व्यू लिखे हुए हैं, तो उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आई विल नॉट लीव इट एंड आई विल मेक वीडियो ऑन ईच एंड एवरी lecture of the experts, I will read out for my students. So तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।